नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और टीचर्स एकेडमी के इस मंच पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज हम लोग कल्चर चैप्टर पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कल्चर क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस पर बात की थी और किस तरीके से मनुष्य, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं जिनके आधार पर वो एक सांस्कृतिक प्राणी कहलाता है, इस पे बात की थी। लेस्ली वाइट, जिनको सार्वभौमिक मानवशास्त्री कहा जाता है, यूनिवर्सल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने मानव की 5 विशेषताएं बताई थी। उन 5 शारीरिक विशेषताओं, जिसमें 2 पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने की क्षमता, जो कि अन्य प्राणियों में नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ और अंगूठे की विपरीत स्थिति, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और भाषा और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। ये 5 शारीरिक विशेषताएं हैं जिनके आधार पर मनुष्य सामाजिक प्राणी बना, सांस्कृतिक प्राणी बना और संस्कृति का निर्माता बना। संस्कृति क्या है? जैसा कि हमने बताया, इस संस्कृति मनुष्य की एक, यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन जिन चीज़ों को बनाया, वो सब कुछ संस्कृति है। अगर हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा को देखें, जिन्होंने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मैन मेड पार्ट ऑफ होल एनवायरमेंट इज कॉल्ड कल्चर। तो मनुष्य ने शुरुआत से फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं हुई और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने जिन जिन चीज़ों को जन्म दिया, वो सब कुछ कल्चर है। इस प्रयास में उसने 2 तरह की, यानी उसने जो कुछ बनाया उसको 2 भागों में बांटा, ऑगबन एवं निमकॉफ ने, जिसको उन्होंने भौतिक और अभौतिक संस्कृति कहा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए चीज़ों को निर्मित करता चला गया। वो निर्मित इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपने हाथों से चीज़ों को पकड़ के, उन्हें मोल्ड करके उनका निर्माण अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सका। ऐसा बाकी प्राणी नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मनुष्य एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो जल, थल और वायु में ट्रैवल कर सकता है अपनी सांस्कृतिक धरोहर के कारण, अपनी संस्कृति के कारण। जैसे घोड़ा दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता, है ना। चींटी रेंग सकती है, ज़मीन पे दौड़ नहीं सकती। कुछ जानवर पानी में चल सकते हैं, ज़मीन पे नहीं चल सकते। कुछ ज़मीन पे चल सकते हैं, पानी में नहीं चल सकते। पानी और ज़मीन पे दोनों में चलेंगे तो हवा में नहीं उड़ सकते। लेकिन मनुष्य हवाई जहाज बना के हवा में भी उड़ सकता है, पनडुब्बी बना के पानी में भी तैर सकता है, पानी में जा सकता है, और ज़मीन पे तो वो चलता ही है। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी मेंटल कैपेसिटी से, चूँकि उसका मेधावी मस्तिष्क था, उसके सोचने विचार करने की उसके पास क्षमता है, और उस अपनी क्रिएटिविटी से, अपने विचार से, अपने आइडिया से चीज़ों को मूर्त रूप दिया, उनको धरातल पर लाया। जैसे मनुष्य ने कभी सोचा होगा कि नग्न शरीर को किस तरह से ढका जाए, तो उसने वस्त्रों का निर्माण किया। फिर उसे लगा होगा अपने ऊपर छत कैसे आए, धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात से रक्षा हो, तो उसने मकान बनाए, है ना। एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रेवल करें, तो उसने आवागमन के साधन बनाए। स्मूथली कैसे चलें, तो सड़कों का निर्माण किया। खाने पीने की व्यवस्था क्या हो, उसने फसल उगाना शुरू किया। फसल को इस तरीके से
रीयूज़ कर सकते हैं ये सीखा, और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाया। यानी मनुष्य ने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों को भी सिखाया। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। टैलर की परिभाषा जो ये कहती है कि मनुष्य, यानी अगर उनकी परिभाषा देखें कि संस्कृति और सभ्यता, यानी दोनों के एक ही मानते हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन को। संस्कृति या सभ्यता और संपूर्ण जटिलता है, दैट कॉम्प्लेक्स होल, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नॉलेज, बिलीफ एंड आर्ट, आचार, कानून, प्रथा, मोरल्स, लॉ, कस्टम, ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है, उनकी कैपेबिलिटीज, हैबिट्स, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, एक्वायर करता है। यानी समाज में रह के ही मनुष्य ये सारी चीजें सीखता है। तो मनुष्य ने जो कुछ भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया वो सब कुछ संस्कृति है। संस्कृति को ऑगबर्न निमकॉफ दो भागों में बांटते हैं। जो उसने मटेरियल पार्ट बनाया है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति कहलाई। और जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो अभौतिक संस्कृति कहलाई। तो भौतिक अभौतिक संस्कृति का मिला जुला रूप जो है वो टोटलिटी में कल्चर कहा गया है। संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है और इसको जिन लोगों ने डिफाइन किया है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। किसी ने वे ऑफ लाइफ बताया है, जैसे संस्कृति हमारे जीने का ढंग है। मजूमदार ने बताया कि संस्कृति लोगों के जीने का ढंग है, द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एज देयर कल्चर। तो लोगों के जीने का तरीका, यानी जीने का ढंग क्या होता है कि वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या, उनका खान पान क्या है, उनकी डेली लाइफ क्या है, वो क्या रिचुअल्स अपनाते हैं, कैसे जीते हैं। तो वो उनका जीने का ढंग टोटलिटी में संस्कृति कहलाया है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी.एन. मजूमदार। रॉबर्ट लोबी संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। इसी तरीके से तो ये सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कवि और समीक्षक कहते हैं जीवन की प्रकाश और कोमलता को संस्कृति मानते हैं, है ना। इसी तरीके से एक परिभाषा मेलिनोव्स्की की कहाँ चली गई, हाँ, मेलिनोव्स्की ने कहा है कि कल्चर इज द टोटल वे ऑफ लाइफ। संस्कृति को जीवन की समग्रता। मेलिनोव्स्की का जो कल्चर पर इनकी स्टडी है, इस पर हम लोग प्रकार वाले चैप्टर में भी बात करेंगे, कि ये सीधा सीधा यही कहते हैं कि संस्कृति आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम है। व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति को जन्म दिया और संस्कृति उसकी हर प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो प्रकार के संदर्भ में, फंक्शन के संदर्भ में इस पर बात की, हम लोग प्रकार वाले चैप्टर में बात करेंगे। सबसे अच्छी परिभाषा हास्कोविट्स की है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉन एज कल्चर। तो अगर हम अपने आसपास देखें चारों तरफ, जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया, यानी पेड़ पौधे, चांद तारे, नदियाँ, झरने, इनको छोड़ दीजिए, पृथ्वी, आकाश, है ना, ये चीज़ें जो मनुष्य ने नहीं बनाई, जो नेचुरल है, उनको छोड़ के जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब कुछ मनुष्य ने बनाया। उसने आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेन बनाया,
कम्युनिकेट करने के लिए भाषा और प्रतीकों के निर्माण, जिसको उन्होंने सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार माना है समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों ने, कि भाषा और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता जो है सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है। भाषा वो माध्यम है जिससे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, दूसरे की बात को समझा जा सकता है, आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। और प्रतीकों के निर्माण, प्रतीक वो होते हैं कि बिना कहे, बिना शब्दों के किसी चीज को समझा जाए, वो होते हैं प्रतीक, है ना। तो जैसे आप रोड पे जाते हैं, अगर ग्रीन लाइट है तो आपको पता है कि रोड क्लियर है, अगर रेड लाइट है तो आपको पता है रुकना है, स्टॉप। तो ये सारे प्रतीक मनुष्य ने बनाए। आप बहुत सारे प्रतीक हैं, आप जानते हैं डेली लाइफ में। तो वो भाषा और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है। तो परिभाषाएं आपने देख ली। इन परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति की समाजशास्त्री परिभाषाएं, टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि संस्कृति वो पर्यावरण है जो मानव के व्यक्तित्व क्रियाओं के निर्धारण में मौलिक होता है। कल्चर इज द एनवायरमेंट, यानी संस्कृति हमारे आसपास का पर्यावरण है, विच इज फंडामेंटल इन डिटरमिनिंग ह्यूमन पर्सनालिटी एंड एक्शंस। हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, उसको डिसाइड करती है हमारी कल्चर। ठीक है। पीएच लैंडिस कहते हैं संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी पूरे जीवन हम जन्म लेते हैं, माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता है, ए सोशल होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। सिखाता कौन है? उसके माता पिता। माता पिता के बाद जब वो बाहर निकलता है तो पड़ोस उसको सिखाता है। पड़ोस के बाद जब औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल में उसका दाखिला होता है, एडमिशन होता है, तो स्कूल उसको फॉर्मल एजुकेशन देता है ना। तो मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है बड़ों से। जो बड़े हैं वो दूसरों को सिखाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। तो अब इस आधार पर संस्कृति की कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। पहले हम लोग विशेषताओं में बात कर लें, फिर इसको कल्चर एज ए होल क्या है, कैसे कैसे बनती है, टोटलिटी में कल्चर क्या है, उस पर बात करेंगे। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। कल्चर इज लर्न बिहेवियर, यानी इनके कहने का मतलब है कि संस्कृति माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, कोई भी हेरिडेटरी नहीं है, आनुवंशिक नहीं है। संस्कृति को यहाँ रह के सीखना पड़ता है। यही बात किसने कही? टायलर ने सबसे पहले कही कि मनुष्य समाज के सदस्य होने के नाते इन्हें प्राप्त करता है, समाज में रहकर सीखता है संस्कृति। ठीक है, तो सीखा हुआ व्यवहार है, हम जो कुछ सीखते हैं वो कल्चर है। छोटी बच्ची किचन में अपनी माँ से रोटी बनाना सीखती है ना। लोहार का बेटा लोहे के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाना सीखता है। सोनार का बेटा गोल्ड की चीज़ें, ऑर्नामेंट्स बनाना सीखता है ना। इसी तरीके से बढ़ई का बेटा लकड़ी की चीज़ें सीखता है ऑटोमेटिक, क्योंकि पिता जो काम कर रहा है बच्चा वो सबसे नज़दीक होता है, वो धीरे धीरे देखता रहता है और सीखता रहता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, हाँ, संस्कृति मानव निर्मित है, कल्चर इज मैन मेड। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जो कुछ भी इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा है, जो नेचुरल नहीं है, जो अपने आप नहीं बना है, उसको मनुष्य ने बनाया है, वो सब कुछ संस्कृति है। उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए सुई से लेके जहाज तक बनाया है ना। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल। उसने अपने जीने के लिए इस समाज में सामंजस्य बैठे,
एनवायरनमेंट में अंतर परस्पर संबंध ठीक रहो, इसके लिए कुछ नियम बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सबको फॉलो करने हैं, वो सबके कल्याणकारी हैं, सबके लिए, सबके हित में है ना। तो बहुत सारी संस्थाओं को जन्म दिया, समितियों को जन्म दिया, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों को जन्म दिया। ये इसका नॉन मटेरियल पार्ट है। दूसरी तरफ उसने पेन, घड़ी, जहाज, कपड़े, रेलगाड़ी, न्यूज़पेपर, टीवी, चैट जीपी, एआई, ग्रॉक आ गया है नया, एलन मस्क का। तो संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। अभी बताएंगे, ये भौतिक संस्कृति है जिसको अगवन निमकॉफ ने कहा कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में आगे निकल जाती है। इस पर अभी बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें जो भी मनुष्य ने बनाई, जिनका वो निर्माण कर रहा है, करता चला आया है, वो सब कुछ संस्कृति है। और संस्कृति का भौतिक और अभौतिक पार्ट हैं, वो उसमें बांट सकते हैं। तो ये क्लियर है कि संस्कृति मानव निर्मित है, मैन मेड है। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करती, कल्चर फुलफिल ह्यूमन नीड्स। तो संस्कृति का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की पूर्ति ना करता हो। जैसे ये पेन है, ये मनुष्य ने लिखने के लिए बनाया है और ये उसके लिखने की आवश्यकता को पूर्ति करता है, ठीक है। ये ग्लास है, इसमें पानी पीने के लिए बनाया है ना। माइक है, बोलने के लिए बनाया है। तो हर चीज को कोई ना कोई आवश्यकता के लिए बनाया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता आई वैसे वैसे आविष्कार किया गया। आपने पता होगा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने, यानी कहते हैं उनकी 283 बिलियन डॉलर शायद उनकी पर ईयर की इनकम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्हीं की तनख्वाह है। क्यों इतने वैल्यूएबल हैं? सोचते हैं आवश्यकताओं, कहते हैं कि एक बार वो किसी पार्टी में जा रहे थे तो उनके घर वालों को इनवाइट किया गया, वो और उनकी पत्नी। तो उन्होंने कहा मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा। वाइफ से कहा आप पहले पहुंचो। 8 बजे टाइम दिया था अमेरिका में। अमेरिका में टाइम का बहुत महत्व होता है, 8 का मतलब 8 बजे। लेकिन वो वहाँ से जब निकले अपने ऑफिस से, थोड़ा सा लेट हुए, बाकी उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो उसके कारण वो बहुत लेट हो गए। और वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पे पार्टी ख़त्म हो गई थी, पत्नी घर जा चुकी थी, खाना भी नहीं मिला। 10 बजे, 2 घंटे करीब लेट पहुँचे। फिर घर पे गए तो पत्नी से अलग डांट पड़ी और पत्नी नाराज़ हो गई, तो उन्हें अपना बैग वैग लेके ऑफिस में आना पड़ा। तो उन्होंने सोचा, यानी ये प्रॉब्लम आई उनके सामने कि हम रास्ता भटक गए थे इसलिए देर हुई। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक गूगल मैप बनाया जाए। जैसे हमारी तरह से बहुत सारे लोग परेशान होते होंगे, रास्ता ढूंढने में भटक जाते होंगे अंधेरे में, या जो नए पहली बार आ रहे हैं। तो ये आवश्यकता थी और उन्होंने आविष्कार किया, गूगल मैप बनाया। आज दुनिया में लगभग करोड़ों अरबों लोग जो है उस गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, गूगल लेंस है, गूगल में इतनी सारी चीज़ें, इनोवेटिव आइडियाज़ आते गए, क्योंकि आवश्यकता और आविष्कार ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होगी जिस चीज़ की, उस चीज़ को वो यूज़ नहीं करेगा, है ना। तो आज हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, बेटर करें। जिसमें उसे कठिनाई होती है, अपना समय बचाना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो चीज़ों को कैसे आसान बनाया जा सके, यही सर्विस है। और ये सर्विस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सर्विस का बड़ा महत्व है। तो आने वाले समय में ये सर्विसेज और बढ़ेंगी और लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार मार्केट आगे बढ़ेगा। तो ये सब कुछ कल्चर है, एवरीथिंग इज कल्चर। संस्कृति हस्तांतरित होती, कल्चर इज ट्रांसमिसिव। हस्तांतरित होती है मतलब
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है, एक टेक्नोलॉजी दूसरे इंजीनियर को सिखाई जा सकती है, एक टीचर स्टूडेंट को सिखाता है, फिर स्टूडेंट खुद टीचर बन के किसी और को सिखाता है, माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं, है ना। तो ये जो कुछ भी क्रिएट होता है वो आगे चल के दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज की एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है। अब प्रत्येक समाज मतलब वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी, यानी हर जगह समाज है। कीड़े मकोड़ों में भी समाज है, चींटियों में भी समाज है, पशु पक्षियों में भी समाज है। लेकिन समाजशास्त्र में मानवीय समाज की चूंकि बात होती है, तो मानवीय समाज के अनुसार अमेरिकी सोसाइटी है, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी है, तो अमेरिका वहाँ के मूल्य अलग हैं, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार इंडियन वैल्यूज़ अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक समाज की एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है, जैसी भारतीय समाज की संस्कृति अन्य समाजों में नहीं देखने को मिलती। भारत में जो जाति व्यवस्था है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका वगैरह में जो ब्लैक एंड वाइट रेशियल प्रॉब्लम है वो दूसरी जगह नहीं है। तो अलग अलग जगह की समस्याएं हैं, अलग अलग जगह की यूनिकनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हर समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, इससे कहा जा सकता है कि ये अलग है। जैसे वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। संस्कृति अपने समूह के लिए आदर्श होती है। अब जैसे अपने समूह के लिए आदर्श होती है, अभी एक फिल्म आई है छावा, मैंने देखी नहीं है, लेकिन बड़ा चारों तरफ उसकी वजह से नागपुर में दंगे शुरू हो गए। एक ऐसी मूवी जिसने लोगों को इतना आंदोलित कर दिया कि लोग सिनेमा के पर्दे फाड़ने लगे। अब बात आ रही है कि औरंगजेब की कब्र को खोद के फेंक दिया है, बहुत गंदा व्यक्ति था। ये क्या है कि व्यक्ति अपने समाज की कल्चर को आइडियल मानता है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं सनातन और हमें उस पर गर्व है, मुस्लिम कल्चर अलग है, उनको अपनी कल्चर पे गर्व है। वो कहते हैं इनकी कब्र को हम हटा के फेंक देंगे, दूसरे कहते हैं कि हम इनको हटाने नहीं देंगे, है ना। तो हर समाज की अपनी एक कल्चर होती है जिससे छेड़छाड़ कोई भी पसंद नहीं करता है। और जैसे मान लीजिए जनजातियां हैं, उनकी भी अपनी कल्चर है। अब आप कहें कि ये जनजातियां बहुत गंदी, इनकी ये कल्चर ठीक नहीं, इसको हटा दिया जाए, तो वहाँ दंगे शुरू हो जाएंगे। तो ये सोच के चलना चाहिए, हर समाज की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। उस समय क्या हुआ इतिहास है, इतिहास से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो हिस्ट्री है, जो गुजर गया, आगे की बात करो। एक वो है ना कि यूं पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के उदास ना कर, मुझे नई बाहर का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो जो गुजर गया वो गुजर गया। अब नई चीज़ें देखिए कहाँ जा सकते हैं, दुनिया कहाँ पहुँच रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे तरक्की करती जा रही है। तो उन चीज़ों पर सोचना चाहिए। खैर, संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। कल्चर हैज इट सोशल क्वालिटी, यानी कोई भी कल्चर, कोई भी सांस्कृतिक तत्व जिसका निर्माण होता है वो अपने समाज के अनुकूल ही होता है। कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो समाज के विरुद्ध हो। बहुत कठिन होता है उसका एग्जिस्ट करना, जिसको समाज स्वीकार ना करे। तो समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज की नीड के अनुसार चीजें डेवलप होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती। कल्चर एडेप्टिव। अनुकूलन का मतलब होता है कि संस्कृति एडजस्ट कर लेती है अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, समूह के अनुसार, वातावरण के अनुसार। इसमें एडजस्ट करने की क्षमता होती है, उसमें मर्ज हो जाती है उसी कल्चर में। उसी तरह की चीज़ें निर्मित होती हैं जो एडप्ट की जा सके, है ना। तो कोई भी सांस्कृतिक तत्व होता है वो इस तरीके से घुल मिल जाता है चीज़ों के साथ समाज में
कि लोग उसको आसानी से एडजस्ट कर लेते, ठीक है चलिए ओके। संतुलन और संगठन होता है, यानी बैलेंस होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि कोई भी कल्चर जो है उसमें अगर संतुलन नहीं होगा तो वो बहुत लंबे समय तक एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और उसमें संगठन होता है, यानी कई लोगों का योगदान होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है निर्माण की, और इसलिए उसमें उसका एक एनवायरनमेंट, उसकी एक टेक्नोलॉजी, उसमें जो रॉ मटेरियल लगा होता है, जो मनी लगा होता है, उन सब चीज़ों से वो एक संगठनात्मक रूप ले लेती है, समन्वयकारी होती। कल्चर इज इंटीग्रेटिव क्वालिटी। कल्चर में समन्वयात्मक चीज़ें होती है, समन्वयकारी होती है, मतलब जैसे हिंदुओं के कोई त्यौहार हैं तो बाकी लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ये हिंदू लोग सोसाइटी में हैं, होली दिवाली इनके त्यौहार हैं, उनको लोग एडजस्ट करते हैं। इसी तरीके से ईद आती है, क्रिसमस आता है, तो बाकी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो समन्वय आपस में इसकी क्वालिटी होती है कि लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। संस्कृति प्रसन्नतादायक होती है। अब कल्चर का ये जो गुण है प्रसन्नतादायक, कोई भी कल्चर हो किसी भी, वो लोगों को थोड़ी हैप्पी फील कराती है, हैप्पीनेस होती है उसमें। कुछ भी नई चीज़ आती है तो लोग खुश हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन हर साल लॉन्च होता है, और जैसे ही आता है लोगों को दौड़ लग जाती है उसको लेने के लिए, जबकि कोई टेक्नोलॉजी में क्या बदला होगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन फिर भी लोगों को एकदम खुशी हो जाती है कि अरे भाई नया आ गया, अब नया लेना है, कुछ वेट करते रहते हैं, है ना। कोई चीज़ नई आती है, क्योंकि नई चीज़ हमेशा, टेक्नोलॉजी हमेशा अपवार्ड चलती है, ऊपर की तरफ। तो जब भी कोई चीज़ नई आती है उसमें कुछ न कुछ एडवांसमेंट, एडवांस फीचर जरूर आता है। तो लोगों को पता है कि ये आया है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, तो लोग उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, इसीलिए वो प्रसन्नतादायक। संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, फंडामेंटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो कल्चर होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, क्योंकि कल्चर वे ऑफ लाइफ है, जीने का ढंग है, और जीने का ढंग हर व्यक्ति का अपनी संस्कृति से निर्धारित होता है कि हम कैसे जिएंगे। बच्चा बचपन से ही अपने माँ बाप को जो रिचुअल्स करते हुए देखता है, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हुए देखता है, पूजा के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते देखता है, उनके लिए तैयारी करते देखता है, उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेता है। तो वो उसके व्यक्तित्व पे उस चीज़ों का प्रभाव पड़ता रहता है, पर्सनालिटी पे। बचपन से जिन चीज़ों को देख देख के बच्चा बड़ा होता है, आज जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदुओं में या मुस्लिम्स में जो अग्रेशन है अपनी कल्चर को लेकर, वो क्यों है? उनको लगता है कि ये मेरी, हमारी या हम लोगों की यूनिकनेस है, इससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अपनी कल्चर से छेड़छाड़ कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो बच्चे जब बचपन से वो चीज़ देखते हैं तो उस पर और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो बात अलग है कि उनको पॉलिटिकल टूल की तरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, युवा हैं, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, समस्याएं हैं, तो और ज़्यादा ये यूथ अनरेस्ट में आ जाता है, सोशल प्रॉब्लम में आती हैं चीज़ें। इन पे बाद में बात करेंगे हम लोग। संस्कृति परिवर्तनशील है, चेंजेबल। परिवर्तनशील जैसे बताया, आईफोन हर बार आता है नया, चेंज होके। कोई भी मोबाइल देख लीजिए, कोई भी चीज़ें देख लीजिए, हर बार कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता रहता है, और चेंज इजीली एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिव्यक्तिक, अधिसावयव, ये दो शब्द हैं, इनको जरा ध्यान से समझ लीजिए। अधिव्यक्तिक मतलब सुपर इंडिविजुअल, और अधिसावयव, सावयव मतलब होता है जीवन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन मतलब लाइफ, ठीक है। तो इन दो शब्दों को समझिए। कहते हैं कि संस्कृति अधिव्यक्तिक है और संस्कृति अधिसावयवी है। पहले देखते हैं अधिव्यक्तिक के संदर्भ में। अधिव्यक्तिक का मतलब क्या है? संस्कृति, कल्चर इज सुपर इंडिविजुअल,
इस विशेषता का उल्लेख एल क्रोवर ने किया, ये फैक्ट है। अधिवैयक्तिक का मतलब है कि कल्चर व्यक्ति से ऊपर हो जाती है। कैसे? कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी सांस्कृतिक तत्व को जन्म देता है, यानी उसको क्रिएट करता है, उसको बनाता है अपनी मौलिक सोच से। मान लीजिए किसी ने कोई आविष्कार किया, कोई उसके मन में आइडिया आया, कोई थॉट आया और उसने उसको क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो जो बल्ब उन्होंने बनाया, अब बना तो दिया, नाम है कि एडिसन ने बल्ब बनाया, लेकिन अब वो जो टेक्नोलॉजी आ गई निकल के, बल्ब निकल के आया, अब वो एडिशन के हाथ में नहीं रहा। अब उस पर उनका अधिकार नहीं रहा, केवल उनका सिर्फ क्या रहा, नाम की उन्होंने बनाया, लेकिन अब वो पूरे समाज का हो गया। तो कोई भी सांस्कृतिक तत्व, चाहे आप किसी को ले लीजिए, मान लीजिए किसी ने ये पेन बनाया होगा, अब ये पेन की टेक्नोलॉजी बहुत लोगों के पास आ गई, बहुत कंपनियां पेन बना सकती हैं, या ये पेन जिसने बनाया वो चाहे कि इसको हम रोक लें, इस टेक्नोलॉजी को, पेन नाम की चीज़ दुनिया से ख़त्म कर दें, तो संभव नहीं है। किसी ने पंखा बनाया, किसी ने ट्यूबलाइट बनाई, किसी ने जो चीज़ बनाई वो उस व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी, उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। इस अर्थों में संस्कृति सुपर इंडिविजुअल है, यानी बनाने वाले से ऊपर निकल जाती है। ऊपर से इन द सेंस कि उस व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर चली जाती है, वो सबकी हो जाती है, सब समाज की हो जाती है। कल्चर, एक बार आपने सांस्कृतिक तत्व को जन्म दिया, जब वो प्रोडक्ट आ गया तो वो सबका हो जाता है, फिर किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता। इस अर्थों में संस्कृति सुपर इंडिविजुअल है। दूसरा, संस्कृति अधिसावयवी, सावयवी मतलब जीवन, यानी इस अर्थ में ये सावयवी शब्द जो है इसकी उल्लेख किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, इस शब्द का प्रयोग किया, जबकि एक अवधारणा के इस कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रयोग लिपर्ट द्वारा किया गया। यानी शब्द दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने और इसे एज ए कॉन्सेप्ट डेवलप किया है लिपर्ट ने। ये क्वेश्चन आता है फिल्म्स में, वो फैक्ट के रूप में इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस अवधारणा को विस्तार एल क्रोवर ने दिया। अधिसावयवी का मतलब क्या है कि जीवन से ऊपर, यानी व्यक्ति जिस सांस्कृतिक तत्व को जन्म देता है उस व्यक्ति के मरने के साथ ही, यानी उसका जीवन नष्ट होता है जब व्यक्ति का, उसके साथ वो सांस्कृतिक तत्व नहीं मरता। तो व्यक्ति जिसने उसको जन्म दिया वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसकी अवधारणा खत्म नहीं होती, उसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, वो सांस्कृतिक तत्व खत्म नहीं होता। इस अर्थ में संस्कृति सुपर ऑर्गेनिक है। क्लियर है? सुपर इंडिविजुअल और सुपर ऑर्गेनिक, व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती चीजें, जिसने उसको निर्मित किया, इस अर्थ में वो सुपर इंडिविजुअल है। और व्यक्ति के मरने के साथ वो तत्व मरता नहीं है, इस अर्थ में वो सुपर ऑर्गेनिक है। जैसे गांधी जी ने सत्य अहिंसा के हथियार दिए, उनका निर्माण किया, अहिंसा। तो गांधी जी के जाने के बाद अहिंसा खत्म हो गई? नहीं। सत्य खत्म हो गया? नहीं। सत्याग्रह खत्म हुआ? नहीं। क्योंकि वो चीज़ें जो उन्होंने दे दी हैं वो समाज की हो गई और निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो इसलिए इस अर्थ में उन्होंने ये दो चीज़ें कही। तो संस्कृति सुपर इंडिविजुअल है, यानी व्यक्ति से ऊपर हो जाती है, अधिवैयक्तिक, और व्यक्ति के साथ मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती। इस शब्द के इसका मतलब है कि संस्कृति सुपर ऑर्गेनिक है, जीवन से ऊपर है। इसी अर्थों में ये अधिसावयवी कहलाती है। तो आज यहीं तक। इस पर आप लोग पिछले सालों में जितने क्वेश्चन आए उनको लगाने की कोशिश कीजिए। हमने ये क्या नाम है, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है
स्टूडेंट्स के लिए। तो इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस पर आपके नोट्स भी अपलोड कर देंगे, जिससे आप कुछ भी कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए क्या चीज़ें ठीक लगी, नहीं लगी, क्या और आपको चेंज चाहिए, समझ में आ रही हैं कि नई चीज़ें, दोहराने की आवश्यकता है ना? आप अपने कमेंट दीजिए और थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, है ना? तभी मज़ा आएगा कि पढ़ाने में, कि आपको लगेगा कि हम जो मिल रहा है हमको वो सफिशिएंट है, और हमें भी अच्छा लगेगा जब आप लोगों के कमेंट आएंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।